हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है आदित्य एंड आज की वीडियो है 1 साल के रिव्यू के ऊपर। मेरी बाइक के ऊपर GT 650 के ऊपर मैं सोच रहा था बनाने का, तो 1 साल हो चुका है इसका। 22 मई को हुआ था, 22 मई को। तो अब 1 साल के अंदर कितनी दिक्कत आई, कितनी नहीं आई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और क्या आपको लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, इंटरसेप्टर लो, GT लो, कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि GT का लुक ऐसा है कि सबको अट्रैक्ट करती है, तो इस वजह से आपका ये डाउट भी क्लियर होगा। आपकी यूज़ के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। टूरिंग करनी चाहिए इसके ऊपर, नहीं करनी चाहिए, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये भी बता रहा हूँ। कंफर्टेबली कर तो किसी भी बाइक पे सकते हो, पर इस पे कर सकते हो कि नहीं, तो एंड तक वीडियो देखना और बस वेट कीजिए एंड तक पूरी, क्योंकि हर पार्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको एंड तक समझ आएगी कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू। Money line, I'ma run it every time. Give me mine, going up, need no decline. Money line, I'ma run it every time. Give me mine, going up, need no decline. Yeah. Why check Castro, yeah, I need my ass. Why check Castro, yeah, I need my money line. Why check Castro, yeah, I need my money line. Why check Castro, yeah, I need my money line. Watch out for those who surround you, need no funny kind. हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव्स बताऊंगा, उसके बाद मैं नेगेटिव्स बताऊंगा। सबसे पहला पॉजिटिव है इसका कंफर्ट बहुत है। राइडर के हिसाब से, राइडर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बाइक। एज सच कोई दिक्कत नहीं है। आपके हैंडल बार की पोजीशन भी बहुत कमांडिंग है। कमांडिंग से मेरा मतलब है ना इतना ज़्यादा एकदम डीप है और ना इतनी रिलैक्स्ड है, एकदम परफेक्ट है। इसकी जैसी होनी चाहिए एकदम वैसी है। फिर आता हूँ इसके पावर के ऊपर। पावर इसकी बहुत लीनियर पावर है, बहुत आराम से, मतलब बहुत ही लीनियर पावर है। मतलब आपको मज़ा आ जाएगा बाइक चला के। एज सच ट्विन सिलेंडर पैडल ट्विन ने ये बहुत अच्छा कमाल कर रखा है इस बाइक के अंदर ओवरऑल। और मतलब मज़ा आपको एज सच रिफाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे डे 1 हो या डे 1000 हो। क्योंकि इसकी एक तो इंजन की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको एज सच इंजन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जब तक कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना हो तब तक। फिर आता हूँ मैं इसके क्या कहते हैं एग्जॉस्ट नोट के ऊपर। एग्जॉस्ट इसका बहुत डिसेंट है। डिसेंट इन सेंस मेरे को तो बहुत सूदिंग लगा। मेरे को कोई चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर करवाऊँगा तो बेस वाला करवाऊँगा, तो एक बार मैं आपको सुना भी देता हूँ। ये इसका एग्जॉस्ट नोट है, तो आप जज कर सकते हैं आपको अच्छा लगा नहीं लगा, जैसा भी है। मेरे को ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। मतलब मेरे को टूरिंग के हिसाब से बहुत सही एग्जॉस्ट लगा, तो मैं तो ये रखने वाला हूँ। फिर आता हूँ मैं इसकी हीटिंग इशू के ऊपर। जो देखो जो यूज़ टू नहीं है इस बाइक से उनको लगेगा हीटिंग इशू है, पर जो यूज़ टू हैं उनको पता है कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं है। यूज़ टू का मेरा मतलब है जिन्होंने 500 या 500 या 1000 किलोमीटर चला रखी है ये बाइक, उनको पता है कि इतनी हीटिंग नॉर्मल है। और जिन्होंने नहीं चला रखी, मेरे को भी पहले जब स्टार्टिंग में लगा था कि भाई हाँ हो सकता है कोई दिक्कत हो। दिक्कत इन सेंस हीटिंग ज़्यादा है फील होती थी, पर अब देखता हूँ तो अब एकदम नॉर्मल है। इतनी तो नॉर्मल होती है, तो 650 के हिसाब से एकदम सही है। ट्रैफिक के अंदर भी अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा खड़े रहोगे तब आपको लगेगा, ऑन करके खड़े रहोगे तब आपको लगेगा कि भाई हाँ है थोड़ी दिक्कत। बाकी ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आता हूँ मैं इसकी रेंज के ऊपर। रेंज है इसकी 220 किलोमीटर की रेंज कम से कम दे ही देती है। और वो भी तब मैं बता रहा हूँ जब आप एकदम ब्रेम तक, यहाँ तक एकदम नहीं भरवाते पेट्रोल और ऑटो कट तक आप रखते हो। उसके बाद भी फ्यूल अच्छा खासा बचता है, तो मैं 220 तक ही मैं इसको हाईएस्ट ले जाता हूँ। उसके बाद मैं उससे पहले मैं भरवा देता हूँ।
फिर आता हूँ मैं लाइट्स के ऊपर। लाइट्स इसकी हेडलाइट से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। आप देख सकते हैं ये लेंस वाली हेडलाइट है, ग्लास जो इसका है। और आई डोंट नो ये ग्लास इसका मतलब रिफ्लेक्शन इतना अच्छा करता है या इसके अंदर जो बल्ब है वो बहुत पावरफुल लग रखा है। बहुत अच्छा थ्रो है और ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इसके बल्ब को लेके, तो एटलीस्ट बल्ब या हेडलाइट को लेके। रात के टाइम मैंने बहुत चला रखी है बाइक, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और टेल लाइट की जहाँ तक बात है, टेल लाइट पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। ये कौन सी टेल लाइट है ये उसके अंदर आप देख सकते हो जाके। और एज सच LED टेल लाइट है और मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो ये मैंने चेंज करी थी खुद नहीं घर पे। तो अब आते हैं इसके नेगेटिव्स के ऊपर। नेगेटिव्स कह सकते हो या जो जो चीज़ें मैंने सीखी 1 साल के अंदर या जो जो दिक्कत मेरे को आई बाइक के अंदर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके फ्यूल से लेके। फ्यूल आप देखो इससे ऊपर मत ले जाना, मतलब इससे ऊपर इन सेंस मतलब जो ऑटो कट मारता है ना पेट्रोल पंप पे, वहाँ तक ही रखो तो बेस्ट है इसके लिए। अगर आप मतलब उससे ऊपर ले जाते हो और इसको मतलब एकदम ब्रिम तक बढ़ते हो तो दिक्कत क्या आएगी, ऑयल लीक और क्या कहते पेट्रोल प्लस मॉइस्चर लीक होने लग जाएगा नीचे आपके स्टैंड के पास से। और जैसे ही आप साइड स्टैंड पे रखोगे तो धीरे धीरे ड्रिप होता रहेगा। तो वो अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको वहाँ तक ही भरो जहाँ तक रिकमेंड करती है, मैनुअल में भी वही लिखा है। फिर अब आता हूँ मैं अगले पॉइंट पे, इसके रियर ब्रेक्स के ऊपर जो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मतलब स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि मेरे ब्रेक्स में दिक्कत है या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मतलब समझ नहीं आ रही थी कि ब्रेक मार रहा हूँ इनिशियली तो लग रहे हैं और उसके बाद जब मेन पॉइंट पे जहाँ पे रुकने होते हैं वहाँ ऐसा हो जाता है जैसे फेल हो गए हो। पर वो था ABS का कमाल। ABS मतलब कोशिश करता है कि स्किड ना हो टायर। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके अंदर अभी मैंने थंडरबर्ड के ब्रेक पैड्स लग रखे हैं। थंडरबर्ड 500 के रियर डिस्क वाले, शायद 350 में भी ये लगते हो, पर वो वाले ब्रेक पैड्स लग रखे हैं। ये इसलिए लग रखे हैं क्योंकि टेस्टिंग कर रहे थे हम इसके ऊपर कि भाई कोई इसकी क्या कहते हैं ब्रेक लाइन में तो कोई ऐसा सच इशू नहीं है, तो ये एकदम परफेक्ट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं यही अभी जब तक मतलब है ये इसके लेदर है तब तक रखूँगा, उसके बाद मैं इसके ओरिजिनल जो है वो वाले वापस लगवा दूँगा। तो एक तो ये ब्रेक पैड का ये जो इशू था ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, शायद आपको समझ आ जाए। क्योंकि ये है, ये दिक्कत आती है क्योंकि इसके अंदर जब आप पैर रखते हो यहाँ पे ऐसे पैर रखोगे तो हल्का सा पैर ऐसे इसके ऊपर ही रहता है, ऐसे लगता है कि हल्का सा दबा हुआ ही है और उस हल्के से में ही वो एंगेज्ड रहता है और फिर उसके बाद बहुत जल्दी वेयर आउट होता है। तो ये चीज़ दिमाग में ध्यान रखना आप जब भी आप मतलब चला रहे हो बाइक, तो हल्का सा पैर आपका ऊपर ही रखना। पहले आदत लगेगी कुछ दिनों की, उसके बाद एकदम नॉर्मल हो जाओगे, फिर आपको मतलब एकदम सही रहेगा, ओवरऑल ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आता हूँ मैं थ्रॉटल वायर के ऊपर। थ्रॉटल वायर 2 टाइप के होते हैं, एक तो कॉइल वाले और एक रिकॉइल वाले। ये दोनों वायर जाते हैं यहाँ पे, इधर आते हैं, ये 2 वायर हैं, ठीक है। एक वायर करता है यहाँ पे ऐसे करता है, ये एक वायर ये करता है, दूसरा वायर इसको वापस यहीं ले जाता है इसी पोजीशन के ऊपर। तो ये जो ऊपर वाला पोजीशन वाला जो वायर है वो वाला वायर कट चुका था मेरा, और ये पता नहीं कैसे हुआ, मतलब अपने आप ही हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। और अपने आप ही होता है एक्चुअली, ये वॉर्न आउट हो गया था। कैसे हुआ ये तो समझ ही नहीं आया। मेरे को तो लग रहा है शायद इसके क्या कहते हैं जो ग्रिप है ये बहुत पतली हैं, तो इनकी वजह से ये दिक्कत आई। और ये मैं चेंज करवाऊँगा, ये मैंने ऑर्डर कर रखी है। हल्की सी मोटी चाहिए इसके अंदर ग्रिप, फोम वाली, हल्की सी फोम वाली, जिससे सही ग्रिप रहे ओवरऑल और इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो ये चीज़ हो गई थ्रॉटल वायर की। थ्रॉटल वायर इसका पड़ा 360 रुपीज़ का, और वो हाथों हाथ चेंज हो चुका था मेरा। आप मतलब उसके ऊपर भी वीडियो है मेरी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, क्योंकि मैंने सारी जितनी भी दिक्कत होती है उन सब पे मैं एक वीडियो बना देता हूँ, जिससे आप अपडेटेड रहो कि मेरे ये दिक्कत आई है, तो हो सकता है आपके भी आए, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। फिर अगला पॉइंट आता है इसका सेंटर स्टैंड। सेंटर स्टैंड आप अपनी बाइक में लगवा लेना। मैंने इंटरसेप्टर का सेंटर स्टैंड लगा दिया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये रहता है एटलीस्ट कभी भी बाई चांस पंचर हो जाए या कुछ भी कोई दिक्कत आ जाए चेन से रिलेटेड या कोई से भी ऐसा कोई दिक्कत आए, तो आप उससे टैकल कर सकते हो ईजीली, रैदर देन इतना कॉम्प्लिकेट होने की जगह।
तो ये भी चीज़ लगा लेना आप, ये कंपनी नहीं देती आपको। फ्यूल इकोनॉमी मेरे को ये दे देती है, देखो मेरे को हाईएस्ट इसने दे रखी है 31 के आसपास, 31 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसने दे रखी है मेरे को फ्यूल इकोनॉमी। और वो हाईवे, प्योर हाईवे के ऊपर है। और मेरे को लीस्ट दे रखी है 17 किलोमीटर पर लीटर की। ये सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सिटी के अंदर इतनी कम रखी है। तो इन शॉर्ट मेरा बताने का मतलब ये है, डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हो बाइक, उस हिसाब से आपको फ्यूल इकोनॉमी मिल जाएगी। तो ऐसा सच कोई इतना टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरी कम ज़्यादा आ रही है, जैसे आप चलाओगे वैसे आएगी। और ये ध्यान रखना, इसका जो ऑयल लेवल है वो आप मेंटेन करते रहना और चेक करते रहना। फिर आप आते हैं अपन इसके ऊपर पिलियन कंफर्ट के ऊपर, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था। पिलियन कंफर्ट का ये सीन है, अगर आप और मतलब राइडर और पिलियन दोनों 6 फीट के हैं तो दिक्कत है, तो दोनों ढंग से बैठ नहीं पाओगे। अगर पिलियन या राइडर दोनों में से एक भी 5'10" का है और दूसरा 6 फीट का है तो आप बैठ पाओगे, तो ऐसा सच कोई दिक्कत की बात नहीं है। या वही है, मेरा मतलब है कि 6 फीट की अगर आपकी हाइट है तो कंफर्टेबल नहीं है पिलियन के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए। अगर दोनों 6 फीट के, और अगर उससे कम है तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपके पैर नहीं अड़ेंगे फिर। बाकी इसका जो पिलियन का जो कंफर्ट है वो मेरे को भी इतना कोई खास नहीं लगा। इंटरसेप्टर में बहुत बकवास दे रखा है, इसमें भी सेम वही कर रखा है। ये देखो आप एंगल देखो, पिलियन यहाँ बैठेगा, ऐसे पैर होगा और यहाँ पे आएगा इसका पैर, 90 डिग्री पे नहीं होता ये, यूँ यूँ। कितनी कोशिश कर रहे हो ऐसे ही बनेगा, आप बैठ के भी देख लेना चाहे तो एक इसका माउंट आता है, सेपरेट माउंट आता है, वो मैंने ऑनलाइन देखा था, वो यहाँ पे लग जाएगा। इंटरसेप्टर में भी लग जाता है, जीटी में भी लग जाता है। और ये माउंट ऊपर हो जाएगा, मतलब ये लेग वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आपका एकदम एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री बन जाएगा। तो उसके बाद बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी बाइक, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिर आपको पिलियन को लेके, पिलियन इशू को लेके। फिर अगला और लास्ट पॉइंट ये है टूरिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट, मैंने पहले भी जैसे कर रखा है, एक तो अच्छा पेयर ऑफ ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, जिसमें यहाँ पे सपोर्ट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ पे सीधा लोड आता है क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ टूरिंग मैं सारी अब इसी के ऊपर करने वाला हूँ, तो आपको सारी वीडियोस इसके ऊपर ही मिलेगी। और साथ साथ मैं एक बैग भी लूँगा इसके लिए, राइनॉक्स का बैग लूँगा, उसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगा। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि लेना है कि नहीं लेना है। ऐसे नहीं कि आप मेरा देखा और या किसी XYZ का देखा और लेके रख लिया, एक बार रिव्यू देख लेना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ऑनेस्टली बताता हूँ। मेरे को कोई ब्रांड वैल्यू या उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को इससे मतलब है कि एटलीस्ट जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो उसको क्लियर रहे दिमाग में कि भाई हाँ ये मतलब अगर मैंने सजेस्ट किए तो कम से कम कुछ सोच समझ के सजेस्ट कर रखिए। किसी भी ऐसे नहीं है कि भाई पैसों की वजह से मैंने, मतलब किसी ब्रांड की वजह से मैंने आपको कुछ भी XYZ जाके भेज दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारी चीज़ें टेस्ट करूँगा, उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ। और जैसे हिमालयन की लाइट थी, वो भी मैंने इससे पहले भी 2-3 लाइट टेस्ट करी थी, टेस्ट करके मैं मतलब अमेज़ॉन से मैंने मंगवाई थी, अलग अलग जगह से मंगवाई थी, फिर मैंने वापस भेज दी थी, क्योंकि ऐसे तो मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी। इंडिया एंड जाके मेरे को ये मेरा दिमाग में आइडिया है कि हिमालयन की फ़ोटो देखी थी मैंने और उसकी लाइट देखी, मेरे को लगा कि ये भी शायद इसके अंदर फिट हो जाए, तो मैंने करी और जैसे तैसे करके एकदम फिट कर दी बाइक के अंदर। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं बस ये सारी चीज़ें कि आपको पता रहे कि भाई अच्छा कंटेंट ही आएगा इस चैनल के ऊपर और रिलायबल कंटेंट आएगा। हर गाड़ी का, जिस गाड़ी का भी रिव्यू देता हूँ वो सारी जो डिटेल्स बताता हूँ वो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बताई जाती है, मतलब जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वही सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। ऐसे कोई चीज़ें नहीं है जो मतलब बस ऐसे ही मतलब नाम के लिए आपको बता दी या बस वीडियो अच्छी चल जाए उसके लिए बता दिया, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी याद आ गया, बैश प्लेट ले लेना जब भी आप बाइक ख़रीदो। मैंने ऑर्डर कर रखी है, अब पता नहीं कब तक ला के देंगे रॉयल एनफील्ड। ये बैश प्लेट यहाँ लगेगी आपके नीचे ऑयल फिल्टर के ऊपर, और उससे क्या होगा, ये गंदा भी नहीं होगा और प्रोटेक्शन भी रहेगी नीचे। बाकी ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी टायर भी मैं आपको बता देता हूँ, 5700 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। एक पहले ऑडो देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ 5724 किलोमीटर चल चुकी है। और फ्रंट टायर देख लो आप कितना वॉर्न आउट हुआ है,
रियर भी दिखा देता हूँ। तो आपको एक आइडिया मिल चुका है कि भाई इतने किलोमीटर पे मेरे तो इतने यूज़ हुए हैं, बाकी सब जिस तरीके से यूज़ करेंगे, जितना आप एक्सेलरेट करोगे उस तरीके से ये वेयर आउट होंगे। तो आपके ऊपर है, आप चलाने में इसको 10,000 या 12,000 किलोमीटर चला सकते हो इन टायर्स को, और ख़राब होने में तो आप मतलब पूरे वॉर्न आउट होने में तो 6-7 हज़ार में भी हो जाते हैं। ऐसे भी मैंने एग्जांपल देख रखे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी बहुत सारी फ़नी वीडियोस भी आने वाली हैं, और मतलब अच्छा कंटेंट लाऊंगा आपको। एक एटलीस्ट कोशिश करूँगा कि आप स्माइल करो मेरा कंटेंट देख के एटलीस्ट। और बस यही है मेरा इंटेंशन, और कोई और एज सच अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैंने वंडरलस्ट अवतार से आदित्य चौधरी नाम इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि मैंने चाहता था कि आप सोचो कि भाई वंडरलस्ट अवतार का मतलब क्या होता है। वंडरलस्ट तो घूमता फिरता, और अवतार का मतलब था इस बाइक का नाम। तो इसका मतलब ये था कि भाई इधर उधर घूम रहा हूँ और वही वीडियोस डालूंगा। पर फिर मैंने सोचा आदित्य चौधरी पे शिफ्ट करता हूँ, जिससे आपको कनेक्ट हो कि मेरी रियल लाइफ में क्या करता हूँ मैं एक्चुअली, और वो सारी चीज़ें मैं डाल पाऊँ मेरे चैनल के ऊपर। तो अगर आपको अच्छा लगा है कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ तक वीडियो देखिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। एंड जिस भी लैंग्वेज में आप समझो, पर आपके लिए आपको थैंक यू। चलो टेक केयर, बाय बाय।